मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम कहते हैं संगठन। संगठन हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुनते हैं और प्रशासन में जब इसकी बात आती है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में ये माना जाता है कि प्रशासन जो है एक सहकारी क्रिया है, अर्थात जहाँ पर अनेक व्यक्ति पूर्व विचारित के आधार पर योजना के अनुसार कार्य करते हैं तो उसको हम संगठन कहते हैं। संगठन प्रत्येक समय में, प्रत्येक व्यवस्था में विद्यमान रहे हैं। व्यक्तियों के द्वारा जहां स्वयं के स्तर पर छोटे छोटे संगठनों का निर्माण किया जाता है, छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरे करने के लिए, स्वयं को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वहीं लोक प्रशासन के स्तर पर जिन संगठनों का गठन किया जाता है वो संगठन आकार में विस्तृत होने के साथ साथ लक्ष्यों में भी विस्तृत होते हैं। क्योंकि जो सरकारी संगठन है, लोक प्रशासन के अंतर्गत जिन संगठनों का हम अध्ययन करते हैं वो इस प्रकृति के आधार पर भिन्न पाए जाते हैं। तो संगठन की जब हम बात करते हैं, एल.डी. वाइट ने कहा था कि जो संगठन है, आज का जो समय है या आज हम संगठन मानव के युग में रह रहे हैं, अर्थात हमारे चारों तरफ जिस तरीके के संगठन बने हुए हैं वो संगठन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा युग है ये संगठनों का युग है। हम सरकारी संगठनों की बात करते हैं, निजी संगठनों की बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल संगठनों की बात करते हैं, स्वैच्छिक संगठनों की बात करते हैं, छोटे संगठनों की, बड़े संगठनों की। तो कुल मिलाकर जो ये संगठनों का काल है, इसी आधार पर कहा जाता है कि जहाँ पर सरकारी संगठन होते हैं उसी के साथ साथ वे कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो कि निजी स्तर पर बनाए जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो ये जो संगठन है, अब ये किस प्रकार के होते हैं, जो कि इसमें विद्वानों में इस बात पर मतभेद रहता है कि संगठन कैसे बनते हैं या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अंतर होते हैं। तो ये जो व्याख्यान है इसमें मैं दो प्रकारों के जो है संगठन के, उन पर चर्चा करूंगी कि एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन ये वो संगठन है जहां पर औपचारिक रूप में, कानूनी रूप में कर्तव्यों को, अधिकारों को, क्षेत्र को निर्धारित करते हुए जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है या गठन किया जाता है उन्हें हम औपचारिक संगठन कहते हैं। अर्थात हर चीज, उनका दायित्व, उनका क्षेत्र वो बहुत ही स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। जबकि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं, ये जो अनौपचारिक संगठन है, ये वो संगठन है जिन्हें अनौपचारिक रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गठित किया जाता है और वहां पर इन नियमों का, कानूनों का बहुत स्पष्ट होना भी आवश्यक नहीं होता है। वो अगर लचीले नियम और कानून भी हो सकते हैं, उनके आधार पर भी ही ये संगठन कार्य करते हैं। अब अनौपचारिक जो संगठन है, ये औपचारिक संगठनों को हम पहले बात करेंगे कि ये जो औपचारिक संगठन है ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्योंकि जो औपचारिक संगठन है ये, इनके जहाँ उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, इसके जो प्रमुख विचारक रहे हैं इसमें उर्विक है और एल.डी. वाइट है। इन विचारकों के द्वारा जो औपचारिक संगठन है उनके वर्णन किया गया है, उनकी विशेषताएं बतलाई गई, उनको परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार से ये औपचारिक संगठन कार्य करते हैं। जो औपचारिक संगठन है इन्हें एक स्पष्ट या हम कहें बिल्कुल क्लियर एक योजना
योजना के तहत गठित किया जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस संगठन को गठित किया जाता है। अर्थात एक योजना होती है और उस योजना के माध्यम से ही उसका गठन होता है, उसकी प्रक्रिया संचालित होती है और उस संगठन में किस प्रकार से कार्मिक कार्य करेंगे, किस प्रकार से अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, वो भी बहुत स्पष्ट रूप से पहले से ही पूर्व योजना के तहत किया जाता है। अर्थात वहां पर इन सारी चीजों के ऊपर बहुत स्पष्टता चीजें होती हैं, बिल्कुल उसमें नियम और कानूनों के तहत कार्य होता है। इसमें जो है दायित्वों का स्पष्ट विभाजन भी उसी के साथ होता है कि कहां पर दायित्व किस स्तर पर किसका निर्धारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि पद सोपान की प्रक्रिया का पालन संगठनों में किया जाता है। जो औपचारिक संगठन होते हैं, तो ये जो औपचारिक संगठन है पद सोपान के आधार पर जो आधारित होते हैं, तो वहां पर दायित्व भी निर्धारित होते हैं। अर्थात किस स्तर पर कार्यों का कौन कौन से दायित्व हैं, जो अधिकारी कर्मचारी उनके क्या दायित्व है, उससे ऊपर के हैं उनके दायित्व, उससे ऊपर के, अर्थात पूरे संगठन में हायरार्की के आधार पर दायित्वों का स्पष्ट विभाजन करते हुए जो कार्मिक हैं उनको उसके लिए उत्तरदायी बनाया जाता है कि अगर उस पर पहले स्तर पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, दूसरे पर क्या होगा, तीसरे पर क्या होगा और इस तरीके से प्रक्रिया कैसे आगे मूव करेगी, तो इसका बिल्कुल स्पष्ट उसमें गौर रहता है। कानून बिल्कुल स्पष्ट, कानूनों के तहत गठन होता है। जो हमने अभी बात की थी कि स्पष्टता है वहां पे हर चीज कानून और नियमों के तहत है। वर्बली नहीं है कि वर्बली आधार पर आप ये काम कर लेंगे ये गठन हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट है, कानून है, नियम है और हर संगठन का व्यक्ति, हर संगठन का लक्ष्य, हर संगठन का उद्देश्य उन्हीं कानूनों के तहत कार्य करता है। अर्थात वो नियमों और कानूनों में बंधा रहता है। इसी तरीके से आदेश की एकता होती है। आदेश की एकता कि जो पद सोपान का क्रम है, उस पद सोपान के क्रम में कौन व्यक्ति किससे आदेश लेगा और वो किसके प्रति जवाबदेह होगा। मान लीजिए एक संगठन में 50 का संगठन है और उसमें नीचे से हम बात करें 10, 8, 6, 4 इस तरीके से विभाजन किया हुआ है। नीचे वाले स्तर पर उसमें 15 हो गए, तो उन 15 को उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको आदेश देने के लिए किस प्रकार से उस आदेश की एकता को मेंटेन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पद सोपान की प्रक्रिया में आदेश एक तरफ से आते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है और एक चैनल के तरफ तहत ये आते हैं। तो ये जो आदेश की एकता है, इसका पालन इन संगठनों में महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। अव्यवस्था को पहले से ही दूर करने के लिए जो संगठन का नियम है आदेश की एकता, उसका पालन करते हुए उसका गठन किया जाता है। इसी के साथ साथ संगठन में जो कार्य हैं उनका स्पष्ट विभाजन होता है। लक्ष्य आधारित संगठन होते हैं। जो संगठन है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बने हैं, जो कि संगठन का एक प्रमुख आधार भी होते हैं कि जब संगठन बनता है तो उसमें लक्ष्य होता है, जो कि बिना लक्ष्य के कोई संगठन गठित नहीं होगा और ना उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संगठन कार्य करता है। तो लक्ष्य आधारित संगठन होते हैं और कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। तो जब लक्ष्य आधारित होगा, कार्यों का स्पष्ट विभाजन होगा, उन्हीं के अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति होगी, आदेश की एकता का पालन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर तरीके से कार्य करेगा। अर्थात इस प्रकार के संगठन में एक सुस्पष्ट ढांचा होता है, जिसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ढांचे में स्पष्टता होती है कि किस लेवल पर कौन कौन से कार्य या कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्वाह किया जाएगा और उसके ऊपर वाले में, उसके ऊपर और जो संगठन का प्रमुख होगा उसके द्वारा संगठन में किस प्रकार से उसको बेहतर बनाते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाएगा। तो ये जो औपचारिक संगठन है, ये हर
व्यवस्था में पाए जाते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संगठन के माध्यम से ही जो सरकारों के लक्ष्य हैं, सार्वजनिक लक्ष्य हैं, प्रशासन के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। तो अब ये जो औपचारिक संगठन होते हैं, इन औपचारिक संगठनों के जब ये सारी विशेषताएं होती हैं, तो उसका अपना एक सकारात्मकता भी बनी रहती है। वो सकारात्मकता इसलिए बनी रहती है कि लक्ष्य आधारित है और उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो ये जो इसका प्लस पॉइंट है कि उन लक्ष्यों को निरंतर दृष्टिगत रखते हुए ही पूरा संगठन पद सोपान की प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वो करता है। और इसी के साथ साथ जो सारे नियम कानून है वो लिखित होते हैं, उत्तरदायित्व निहित होते हैं, कार्यों का विभाजन लिखित होता है, हर चीज स्पष्ट रूप से होती है, जिससे कि किसी प्रकार का संगठन में कोई इस तरीके की कहें कि लोगों में ओवरलैपिंग वाली स्थिति ना हो जाए, या कहीं ये ना पता चले कि किसका क्या कार्य निर्धारित है, तो उसमें जो कार्य है वो छूट जाए, कुछ कार्यों की पुनरावृत्ति हो जाए। तो कार्यों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए जो नियम कानून है उन सबको स्पष्ट रूप से लिखित में करके उन कार्यों का विभाजन किया जाता है, जिसके माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति में सरलता होती है। जब कार्य विभाजित हैं, उत्तरदायित्वता निश्चित है और इसी के साथ साथ पद सोपान की प्रक्रिया का पालन है, तो निश्चित रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति में सरलता हो जाती है। हर व्यक्ति, संगठन का हर कार्मिक अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर लगा रहता है, और जब यह प्रक्रिया चलती रहती है तो निश्चित रूप से उसे पूरा करने में आसानी होती है। तो स्पष्ट ढांचा भी बना हुआ होता है। जब स्पष्ट ढांचा होता है, संगठन का एक ढांचा बना हुआ है, तो पद सोपान की प्रक्रिया भी है, उसमें नियंत्रण की प्रक्रिया भी अपने आप होती रहती है, नियंत्रण की प्रक्रिया के साथ साथ आदेश की एकता भी बनी रहती है। तो इस तरीके से पूरे संगठन को एक बनाए रखना, उस पर नियंत्रण बनाए रखना, उसका सुपरविजन करना, उसका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के बाद में जहां फीडबैक की आवश्यकता है उस स्तर पर फीडबैक उपलब्ध कराते हुए उन कार्यों को और बेहतर तरीके से करना इन औपचारिक संगठनों में ही संभव हो पाता है। लेकिन इन औपचारिक संगठनों के अपनी कुछ इस तरीके की विशेषताएं हैं, या कभी कभी उन्हें दोष कहते हैं, नकारात्मकता ये लिए होते हैं कि उसमें मानवीय पक्ष की अवहेलना हो जाती है। संगठन एक यंत्रवत मशीन की तरह कार्य करता है, अर्थात उसमें सभी लोगों के जब कार्य विभाजित है, स्पष्टता है, उत्तरदायित्व निश्चित है, तो इसका मतलब वहां पर जो एफिशिएंसी है उसको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लक्ष्यों को ध्यान दिया जा रहा है, और व्यक्ति को एक मशीन की तरह उसका उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत पाए जाते हैं। जो मानवीय तत्व होता है उसके अवहेलना हो जाती है। अवहेलना इन द सेंस कि जो लोगों के बीच में एक रिलेशंस होते हैं कि किस तरीके से उनमें जो ह्यूमन टच होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है एक ह्यूमन बीइंग है, उसके इमोशंस होते हैं, उसके सेंटिमेंट्स होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जब हम एक संगठन के कार्यों की बात करते हैं तो वो कार्य उससे भिन्न हो जाते हैं। तो इस वाले पक्ष में जो औपचारिक संगठन होते हैं, इसमें जब सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, जवाबदेही निश्चित होती है, हर चीज सुनिश्चित समय पर निर्धारित होती है, तो वहां पर जो इसका यांत्रिक पक्ष है वो ज्यादा उभर कर सामने आ जाता है और मानवीय पक्ष कहीं पीछे रह जाता है। मानवीय समस्याओं के लिए मानवीय समाधान चाहिए, जबकि जो संगठन है ये समाज में रहकर कार्य करते हैं, तो समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो मानवीय समस्याएं हैं, मानव से संबंधित है, उनके समूहों से संबंधित है। तो जब समस्याएं उनकी हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी मानवीय पक्ष के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें जब हम बात करते हैं ना प्रशासन में संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो लोगों के प्रति जुड़े, तो वो संगठनों में भी अप्लाई होता है कि यहाँ पर भी जो संगठन है उसमें जो कार्य करने वाले कार्मिक हैं उनके अंदर जो मानवीय पक्ष के साथ मानवीयता को ध्यान में रखकर उस मानवीय समस्याओं का समाधान करें, और जब उसके साथ समाधान होता है तो वो बेहतर निकल कर आता है, बजाय कि मशीनें के रूप में।
जहाँ पर पद सोपान की प्रक्रिया होती है या और उत्तरदायित्व की निश्चित होती है, तो वहाँ पर संप्रेषण जो है वो एक चैनल के तहत ही होता है जो औपचारिक संगठनों में पाया जाता है। जबकि किसी भी कार्य को अगर अनौपचारिक रूप से हम देखें तो उसमें आवश्यकता होती है कि उसमें एक फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए कि व्यक्ति जब चाहे या जहां उसे परेशानी है वो उससे अपने से ऊपर वाले अधिकारियों से बातचीत करके उसका समाधान निकाल सके। लेकिन जो औपचारिक संगठन होते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, उसको प्रक्रिया को पालन किया जाता है। तो वो जो चैनल होता है वो चाहे फाइल के थ्रू मूव करता हुआ जाए, चाहे वो ई माध्यम से जाए, मेल जाए या और किसी माध्यम से कम्युनिकेशन हो, वो हमेशा फॉर्मल रहता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारी लिमिटेशन होती है, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। व्यक्ति का जो होता है ना निर्बाध रूप से संप्रेषण वो नहीं हो पाता। वो हर चीज को लिखने में भेजने में विश्वास करता है, समय की अधिकता लगती है। व्यक्ति कॉन्शियस रहता है जब वो बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन करता है, कभी उन सारी चीज़ों को लिखने में, एक्सप्रेस करने में, बताने में, उनका समाधान प्राप्त करने में जहाँ पर समय अधिक लगता है वहाँ पर उसी के साथ साथ एक उसको व्यक्ति को सोच विचार की आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं कि जो औपचारिक संगठन है उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव पाया जाता है और संप्रेषण का विशेषकर क्योंकि बहुत सारी चीजों का समाधान जब हम दैनिक जीवन में करते हैं तो बात करके कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें एक प्रक्रिया के तहत ही उन सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निश्चित संप्रेषण प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके तरफ जो दूसरे तरफ हम बात करते हैं अनौपचारिक संगठन। ये जो अनौपचारिक संगठन है ये इस प्रकार के संगठन है जो सामाजिक समूह के द्वारा बनाए जाते हैं या जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इस तरीके के संगठन है जो उन आधारों को लेकर बनते हैं। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं उसमें एल्टन मेयो एवं उनके जो साथी हैं उनके द्वारा अनौपचारिक संगठनों का जो गठन है उस पर कार्य किया गया था और उनके ऊपर उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। अमेरिका से में इसका आरंभ हुआ था क्योंकि ये वह समय था कि जब लोक प्रशासन में बहुत अधिक प्रविधियों के ऊपर और औपचारिकताओं के ऊपर बल दिया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में जो अनौपचारिक संगठन थे किस प्रकार से संगठन में अनौपचारिक रूप से रहते हुए व्यक्ति कार्य करते हैं और किस प्रकार से वे अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं उसके विश्लेषण के लिए इन क्षेत्रों में कार्य आरंभ हुआ था। तो एल्टन मेयो ने जो इस समय पर कार्य किए थे, हाथोन एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके माध्यम से निष्कर्ष निकाले थे। तो ये जो अनौपचारिक संगठन है ये अनौपचारिक क्योंकि जो इसके ये मानव अप्रोच है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, हम इसे जो लोक प्रशासन का अगला व्याख्यान होगा मैं वो सारी अप्रोच को उसमें उपागमों को डिस्कस करूंगी। तो अभी हम जो बात करते हैं इसमें अनौपचारिक संगठनों की करते हैं कि ये जो अनौपचारिक संगठन है ये किस प्रकार के होते हैं। एक तो चीज है कि इन संगठनों को बनाने के लिए कोई बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता नहीं होती, ये स्मॉल स्केल पर भी बनते हैं, आकार में छोटे होते हैं, लघु होते हैं और जो इनके उद्देश्य होते हैं वो भी औपचारिक संगठनों की तुलना में छोटे होते हैं। अर्थात यहाँ पर आकार छोटा हो सकता है, उद्देश्य भी छोटे हो सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्य को लेकर भी संगठन का गठन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर संगठन बने, छोटे स्तर पर संगठनों को उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जब संगठन के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन उद्देश्यों का या उन संगठनों का उनका समापन भी कर दिया जाता है। तो जो ये अनौपचारिक संगठन है जहाँ ये आकार में छोटे होते हैं वहीं उद्देश्यों में भी
इनके कम होते हैं और इसी के साथ साथ ये स्वयं निर्मित होते हैं, जिनको कि लोगों के द्वारा स्वयं निर्मित कर लिया जाता है, स्वयं के द्वारा बना लिया जाता है। इसमें किसी बड़े या प्रशासनिक स्तर की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पर जो पद सोपान है या जो नियम और ये हैं उनको भी नियम कानूनों के तहत जरूरी नहीं है कि वो हो। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जहाँ पर लोग एक साथ मिलकर आते हैं उद्देश्य, क्योंकि जब हम संगठन की बात करते हैं तो उसमें उद्देश्य होते हैं और सहयोग की भावना होती है। तो जब वो सहयोग की भावना के साथ आते हैं तो वो सहयोग की भावना इम्पोर्टेंट होती है और सब लोगों के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, जो लिखित उनके नियम होते हैं उनके आधार पर भी वो कार्य करते हैं। इसमें जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी भावनाएं हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और ये जो जब ये अधिक महत्वपूर्ण होती हैं तो ये संगठन बहुत अधिक नियमों के जाल में नहीं फंसकर ये कार्य करने में विश्वास करते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए जब ये गठित होते हैं तो उन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए लचीलेपन के साथ कार्य करते हुए ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अब ये जो अनौपचारिक संगठन, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो इनका सकारात्मक पक्ष होता है, वह है कि सरल संप्रेषण की प्रक्रिया है। इस संगठन में अगर छोटा है तो वहां पर व्यक्ति स्वयं से कभी भी संप्रेषण कर सकते हैं, किसी समय का, फॉर्मल आवर्स का, फॉर्मल माध्यम का आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति छोटा व्यक्ति है, वो संगठन में जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो उससे बात कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उन चैनलों को जो सारे पद सोपान के क्रम में आते हैं उनको पार करते हुए ही जाए। संगठन को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सामान्यतः लचीली प्रक्रिया को अपनाते हैं। लचीली प्रक्रिया को अपनाने के फलस्वरूप जो इनकी कार्य करने की प्रणाली होती है वो भी भिन्न प्रकार की होती है, जैसा कि औपचारिक संगठनों में अपनाया जाता है। तो ये जो अनौपचारिक संगठन है ये इस दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। लचीली कार्य प्रणाली है और संप्रेषण की प्रक्रिया सरल है, जिसके माध्यम से आपस में जहां निरंतरता बनी रहती है। संप्रेषण क्या करता है, लोगों को हमेशा जोड़े रखता है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, वो निर्बाध है, किसी भी समय किया जा सकता है। तो इसमें जहां समय का लचीलापन है वहां समय की बचत भी है कि हर कार्य को लिखकर आगे नहीं बढ़ाना, हर कार्य को लिखकर आगे नहीं पूछना। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये संगठन प्रयत्नशील है तो उस समय में आने वाले जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको एक साथ बैठकर ये अनौपचारिक माध्यम से डिस्कस भी कर सकते हैं, सभाएं भी कर सकते हैं और वो अपना जो प्रमुख है उससे भी बात कर सकते हैं। अर्थात संगठन एक साथ मिलकर कार्य करता रहता है और कम समय में आवश्यकता अनुसार जब भी उन्हें संप्रेषण करना होता है तो यह हो जाता है और एक आसान प्रक्रिया होती है। इसमें आदेश की एकता या पदसोपान के जो नियम हैं उनका पालन भी बहुत जरूरी नहीं होता। संगठन में काम करने के लिए यद्यपि कुछ नियम बना लिए जाते हैं इन अनौपचारिक संगठन में भी, लेकिन उन नियमों में जटिलता का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये संगठन बहुत सरलता के साथ कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जहां पर इन संगठनों के बहुत सारे हमें सकारात्मक पक्ष दिखते हैं, नकारात्मक तभी ये होती है कि जब उत्तरदायित्व निहित नहीं होते, जब कार्यों का विभाजन नहीं होता स्पष्ट रूप से, तो समय निर्धारित नहीं होता, तो ऐसे में एक जो स्थिति होती है वो ये हो जाती है कि सबका कार्य किसी का कार्य नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है कि ये कार्य दूसरे वाले का है, ये संगठन में दूसरे का है। तो इसलिए जो ये कार्यों का विभाजन स्पष्ट न होने से जो परेशानी होती है वो एक क्या करती है, कार्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बनती है कि जो ये स्पष्टता न होने के कारण, तो पद सोपान का पालन न करने के कारण, आदेश की एकता का पालन न करने के कारण कि कार्य तो होता है, लचीलापन तो है, लेकिन लचीलेपन के परिणाम स्वरूप जो एक
क्रमबद्ध तरीके से प्रणाली को अपनाया जाता है, उसका अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो अनौपचारिक संगठन है, इनमें इस तरीके की जो एक हम कहें ड्रॉबैक रहता है, या लक्ष्य प्राप्ति में ये संगठन उतने प्रभावी नहीं हो पाते जितने प्रभावी औपचारिक संगठन होते हैं। क्योंकि औपचारिक संगठन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि उस प्रक्रिया के तहत वो उनको लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसी अनौपचारिक संगठनों में जो छोटे लक्ष्य हैं, छोटे लक्ष्य मतलब कम लक्ष्य हैं, 1 या 2 लक्ष्यों को लेकर भी जब संगठन बन जाते हैं तो उनको प्राप्त करना सरल हो जाता है। परंतु जब यही संगठन अनौपचारिक रूप से बड़े स्तर पर काम करता है, तो उस स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य बन जाता है। इसलिए जो दोनों प्रकार के संगठन हैं, उनकी अपनी अपनी, जहाँ पर अनौपचारिक बेहतर होता है तो कहीं कहीं पर औपचारिक बेहतर होते हैं, क्योंकि दोनों के माध्यम से जो लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने इस पे डिस्कस किया कि बड़े लक्ष्यों के लिए औपचारिक संगठन जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पर इन संगठनों की, चाहे वो औपचारिक संगठन है चाहे अनौपचारिक संगठन है, कुछ उनकी तकनीकी समस्याएं आती हैं। ये तकनीकी समस्याएं वो होती हैं जो कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यही संगठनों का गठन किया जाता है, लेकिन उनमें जो समस्या आती है वो तकनीकी समस्या आती है कि किस प्रकार से कार्यों का विभाजन किया जाए। क्योंकि संगठनों में जो उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जो लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उसमें कार्य विभाजन किस स्तर पर कैसे कैसे कार्य विभाजन किया जाए, ये एक समस्या नहीं, लेकिन एक बाधा जरूर है कि उस बाधा को कैसे पार पाया जाए। कौन व्यक्ति किस स्तर पर किस कार्य को करने में सक्षम है, उनको रखा जाए और उसी के अनुसार वहां पर कार्य विभाजन हो, फिर कार्य के दूसरा, तीसरा और उससे इसी तरीके से एक क्रम में ये कार्य जो है आगे चलता रहता है। इकाइयों के निर्माण की समस्या बनी रहती कि किस प्रकार से इकाइयों को बनाया जाए, क्योंकि बड़े संगठन में कार्य करने के लिए इकाइयों का गठन भी किया जाता है। तो वो इकाइयां किस प्रकार से कार्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाए, या जो उसमें क्षेत्र में काम करने वाले जो एक पदसोपान के स्तर पर है, उनको ध्यान में रखकर उन्हें बनाया जाए। तो ये एक चैलेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितना बेहतर यहाँ पर इकाइयों का गठन होगा, कार्यों का विभाजन होगा, उतनी ही सरलता उद्देश्यों की प्राप्ति में हो जाएगी। तो जब उद्देश्यों की प्राप्ति अंतोगत्वा उद्देश्य है, तो यहाँ पर इस बाधा को पार करना भी जरूरी होता है। अधिकार किस किस प्रकार के अधिकार दिए जाएं, और सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, जो विभिन्न इकाइयां एक संगठन में काम करती हैं, उनके बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि बहुत सारी इकाइयां बनाई जाएंगी, और जब ये इकाइयां विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगी, विभिन्न दिशाओं में काम करेंगी, तो उनको किस प्रकार एक साथ लाकर उनमें समन्वय बनाकर, उनमें बेहतर संबंध बनाकर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिशा में लेकर चला जाए। तो यहाँ पर जो संगठन का प्रमुख होता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विभिन्न इकाइयों को में समन्वय करना, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना, ये महत्वपूर्ण हो। इन संगठनों में अधिकारों के विभाजन की समस्या भी रहती है कि किस प्रकार से अधिकारियों और कर्मचारी जो हैं, उनके मध्य अधिकारों का विभाजन किया जाए, जिससे वह संगठन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। तो ये जो संगठन है, वो औपचारिक संगठन हो या अनौपचारिक संगठन हो, दोनों की जहां अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाभकारी रहते हैं, दोनों अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसर रहते हैं, जहां दोनों के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, वहीं पर ये भी सुनिश्चित है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो इस प्रकार के संगठन हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी रहते हैं। वो संगठन चाहे निजी स्तर पर हो, चाहे सरकारी स्तर पर हो, या इसी के साथ साथ जो प्रशासन की क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जिन संगठनों का गठन किया जाता है, वो उस दिशा में बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। इन्हीं के आधार पर ये सही है कि जो वर्तमान में हम देखते हैं कि संगठनों का युग है, कि हमें हर तरफ कार्यों की पूर्ति हेतु संगठनों के माध्यम से ही लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।